मुख्य रूप से फोकस रहेगा समुद्रगुप्त पर। पता है ना तुम लोग को, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 3 महानतम शासक हुए। पहला हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने गुप्त वंश की वास्तविक रूप से स्थापना करी, और दूसरा समुद्रगुप्त, और तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो इन तीनों शासक से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त के द्वारा करा जाता है। हालांकि इसका वास्तविक रूप से संस्थापक इसका अगर माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या पढ़े थे कि वह जो है 319 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठता है तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने जो है गुप्त संवत का आरंभ करता है। हालांकि गुप्त संवत जो है गुप्त साम्राज्य तक ही प्रचलित रहता है। ठीक है, तो अगला शासक हमारा जो है समुद्रगुप्त जो है यह गद्दी पर कब बैठता है, इसका राज्यारोहण 350 ईस्वी में होता है। ठीक है, और 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक, ठीक है, 25 वर्षों तक शासन रहता है। किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है, और यह शासक जो है गुप्त साम्राज्य का बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, इसकी महानता को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में पता चल गया, यह गद्दी पर कब बैठा है 350 ईस्वी में, और कब तक शासन किया है 375 तक। और समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, बताए गुप्त साम्राज्य का बहुत ही महानतम सम्राट था। इसकी महानता को हम लोग अब पढ़ते हैं। देखो क्या था, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्यों कहा गया है और किसने कहा? तो भारत का नेपोलियन कहने वाला है विसेंट स्मिथ। किसने कहा है? विसेंट स्मिथ। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तुम लोग से कि समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने इनके द्वारा जो है आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया गया था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके द्वारा जो है आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया गया था? पराजित किया गया था, हराया गया था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। किसके द्वारा कहा गया? विसेंट स्मिथ। अब आगे बढ़ते हैं। दिग्विजयों की जानकारी जो है ना, यानी कि समुद्रगुप्त के विजय का जानकारी हमें कहां से मिलता है? 2 अभिलेख से मिलता है। प्रमुख रूप से हमारा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और दूसरा जो है एरन स्तंभ लेख। ठीक है, हालांकि एरन स्तंभ अभिलेख में जो है इनकी पत्नी जो है दत्त देवी का ही नाम अंकित सिर्फ मिलता है, ज़्यादा इसमें खास चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, समुद्रगुप्त के विजयों का जानकारी, दिग्विजयों का जानकारी कहाँ से मिलता है हमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? हरिसेन के द्वारा। और इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ना बल्कि समुद्रगुप्त, इसके अलावे 5 शासकों का चर्चा मिलता है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है सबसे पहले जो अशोक का चर्चा मिलता है, अशोक के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद अकबर जो कि मुगलकालीन शासक है, मुगल वंश का शासक है, उसके बाद बीरबल जो अकबर का दरबारी था, जो महान कवि था। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या बताए? 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 शासकों का चर्चा है। ठीक है, तो यह और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो सबसे पहला शासक हो गया अशोक। अशोक के बाद फिर किसके विजयों का चर्चा है? समुद्रगुप्त, उसके बाद अकबर और बीरबल, और लास्ट में कौन है? जहांगीर। इतने लोगों का 5 शासकों का चर्चा किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और निर्माणकर्ता कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। और इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को मान विजेता और साथ ही से धरनी बंद कहा गया। अब धरनी बंद क्या है? ठीक है, धरनी बंद किस खेत की मूली है? तो धरनी बंद का अर्थ होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो याद रखना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसे क्या कहता है? समुद्रगुप्त को महान विजेता तो बताता है, साथ ही से धरनी बंद कहा है, अर्थात पूरे धरती पर राज करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखना, जानते हैं ना भारत का, हिंदुस्तान का अन्य नाम भारतवर्ष भी है। ठीक है, बहुत सारा नाम है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंद, इंडिया, बहुत सारा नाम है, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, और साथ ही साथ अब एक चीजें जान लेना जरूरी है, अभी बताए भी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा?
मूल रूप से जो है ना अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था, ठीक है। और यह कौशाम्बी में था। कहां पर था? कौशाम्बी में। बाद में अकबर क्या करता है, इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को जो है, इस प्रयाग प्रशस्ति लेख को अकबर उठा के जो है इलाहाबाद में स्थापित कर देता है, ठीक है। याद रखना चीजों को। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। मूल रूप से कहां पर स्थापित था? कौशाम्बी में, ठीक है। अब बाद में अकबर क्या करता है, उसे कहां पर स्थापित कर देता है? इलाहाबाद में, ठीक है। तो अब यहां पर और साथ ही साथ जो है इसमें जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। तो समझ गए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर का चर्चा है। और एक स्तंभ लेख है, एरन स्तंभ लेख, ठीक है। इस एरन स्तंभ लेख में जो है पत्नी दत्त देवी का नाम अंकित है। तो यहां से एक पता चल गया कि समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? दत्त देवी। क्या था? दत्त देवी, ठीक है। और यह इसके पत्नी का नाम दत्त देवी था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? एरन अभिलेख से, ठीक है। एरन स्तंभ लेख से। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, पता है ना तुम लोग को। पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था कि ना करवाया था, ठीक है। याद करो जरा सा। तो पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और समुद्रगुप्त द्वारा भी एक अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। और इस यज्ञ के फलस्वरूप इन्होंने क्या करा? अश्वमेध पराक्रम नाम की उपाधि भी धारण किया, ठीक है। याद रखना चीजों को। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ जो करवाया गया, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया? अश्वमेध पराक्रम। पराक्रम मतलब होता है शक्ति, पावर, ठीक है। और अगर यहां तक अब समझ गए, अब हमको समझना विस्तार। इसका अगर विस्तार की बात करें, जानते हो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो है विंध्य पर्वत, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में जो है पूर्वी मालवा तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। तो एक तरह से बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित कर पाया था। तो विस्तार याद हो गया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक इसका विस्तार था, ठीक है। तो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन कंफर्म है, पूछा भी गया है बहुत बार। सिक्कों पर जो वीणा बजाते हुए, तो क्वेश्चन पूछेगा सिक्कों पर किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखा गया है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। और इसे कविराज की उपाधि भी दी जाती है। तो याद रखना, किसे क्वेश्चन पूछेगा किस शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, क्योंकि यह महान विजेता होने के साथ ही साथ महान कवि, ठीक है, कला साहित्य प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था। चूंकि एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया जाना, यह संकेत मिलता है कि शायद यह संगीत में भी रुचि रखता था, ठीक है। इसलिए जो है समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही साथ, ठीक है, कवि, कला प्रेमी भी हुआ, ठीक है। और इसका प्रमाण हमें कैसे पता चला कला प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था? क्योंकि सिक्के पर भी वीणा बजाते हुए दिखा जाना यह संकेत देता है। और कविराज की उपाधि भी किसकी थी? समुद्रगुप्त की। आगे बढ़ते हैं। इसका अन्य उपाधि भी था, ठीक। तो अन्य उपाधि इसका क्या क्या था? एक था व्याघ्र पराक्रमांक, ठीक है, व्याघ्र पराक्रमांक। दूसरा था अप्रतिरथ, ठीक है। और तीसरा था पराक्रमांक। तो पराक्रम इस शक्ति को बार बार बता रहा है, एक तरह से याद रख सकते हो। पराक्रम लगा हुआ रहेगा ना, तो किसका ही उपाधि होगा? समुद्रगुप्त का। चूंकि पराक्रम अपनी शक्ति को दिखाता था, ठीक है, अभिलेखों में, इसलिए इसका जो है ना उपाधि इसी तरह का मिलता है। तो इसका अन्य उपाधि पता चल गया, व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ, ठीक है। व्याघ्र पराक्रमांक और प्रतिरथ पराक्रमांक आदि इसका उपाधि था। इसके अलावा और एक उपाधि है जो कि ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पत्र पर, ठीक है। इसका क्या उपाधि था? भागवत, परम भागवत। क्या था? परम भागवत। तो 4 उपाधि, 5 उपाधि हो गया। पहला उपाधि हो गया अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो अश्वमेध पराक्रम। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपाधि कौन सा था? कविराज की उपाधि। कौन सा? कविराज। इसके अलावा कौन कौन सा? व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ, उसके बाद पराक्रमांक, इसका अनुपाधि। और ताम्रपत्र में जो उपाधि मिला है कौन सा है? परम भागवत का। किसका उपाधि? परम भागवत। तो क्वेश्चन पूछेगा किस शासक को परम भागवत कहा गया है? समुद्रगुप्त को। कहां से हमें पता चलता है इसका नाम जो है परम भागवत था, इसका उपाधि परम भागवत था? ताम्रपत्र से। कहां से? ताम्रपत्र। स्वर्ण पत्र, लौह पत्र, इसे करके ऑप्शन डाल देगा, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। तो आई होप तुम लोग समुद्रगुप्त को अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। तो याद रखना समुद्रगुप्त जो है यह गद्दी पर 350 ईस्वी में बैठता है, 350 ईस्वी में, और 375 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। और इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन है? तो भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन सा हुआ व्यक्ति? विसेंट स्मिथ। और भारत का नेपोलियन इसे क्यों कहा? क्योंकि इनके द्वारा जो है
ठीक है, दक्षिणावर्त आर्यावर्त के 12 शासकों को पराजित किया गया था, इसलिए इसे कहा गया भारत का नेपोलियन। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक चीज याद रखना है कि इसका जो विजय है, इसका जो दिग्विजय था, यानी कि विभिन्न विजय का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और दूसरा एरन का स्तंभलेख। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? ठीक है, हरिसेन के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का, और इसमें जो है इसे महान विजेता बताया गया है, साथ ही साथ धरणीबंध बताया गया, अर्थात पूरे पृथ्वी को विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर राज करने वाला। उसके बाद भारतवर्ष का प्रथम बार उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ही प्राप्त होता है, और यह जो है अशोक के द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था, और यह जो है कौशाम्बी में था मूल रूप से। बाद में अकबर के द्वारा इसे कहाँ स्थापित कर दिया गया? इलाहाबाद में। ठीक है, अब आगे जब बढ़ते हैं, इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ना बल्कि अशोक, ना बल्कि समुद्र, इसके अलावे 5 शासकों का नाम हमें उपलब्धियों का जानकारी मिलता है। अशोक, समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया, किधर भाग गया रे, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर। क्रम याद हो गया क्या? हो गया होगा। सबसे पहले अशोक, समुद्रगुप्त, ठीक है, अकबर, बीरबल, जहांगीर। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक स्तंभ लेख है, एरन का स्तंभ लेख। इससे जो इसकी पत्नी का नाम अंकित है। ठीक है, एरन का जो स्तंभ लेख है, इसमें पत्नी का नाम अंकित है, दत्तदेवी। इसकी पत्नी का नाम दत्तदेवी। आगे जब बढ़ते हैं, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और अश्वमेध यज्ञ करवाने के साथ ही साथ इन्होंने एक उसी उपलक्ष्य में एक उपाधि भी धारण किया, अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, और इसके अलावा और एक पिछले क्लास में पढ़े थे कि पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश का जो शासक था, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, विस्तार पूरब में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इसका विस्तार था, और साथ ही साथ जो है पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद इनके सिक्कों पर जो है, चंद्रगुप्त के सिक्कों पर शासक को ही वीणा बजाते हुए दिखा गया है, अर्थात समुद्रगुप्त को ही वीणा बजाते हुए दिखा गया है। इससे पता चलता है कला प्रेमी था, और साथ ही साथ इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज, कवियों में राजा। ठीक है, कविराज। उसके बाद अन्य उपाधि की बात करें तो व्याघ्र पराक्रमांक, अति अप्रतिरथ, उसके बाद पराक्रमांक आदि इनका उपाधि था। और यह जो है वसुबंधु का संरक्षक था, ये चीज छूट गया था। वसुबंधु कौन था? वसुबंधु जो है बौद्ध धर्म का भिक्षु था। तो क्वेश्चन भी पूछेगा, वसुबंधु का संबंध किस शासक से है? ठीक है, समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ने ही इसको संरक्षण दिया था। ठीक है, किसको? वसुबंधु को। वसुबंधु कौन था? बौद्ध धर्म का भिक्षु। उसके बाद जो है ताम्रपत्र में इसका जो अन्य उपाधि क्या मिलता है? परम भागवत। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो अगला उत्तराधिकारी आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है।